जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका उत्तर प्रदेश चल रहा था। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले वीडियो में आपको भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में बता दिए थे पूरी तरीके से। आज हम समझते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में। तो वन्य जीवों के बारे में अंत तक बने रहिए क्योंकि कहानी के जैसे हम पूरी तरीके से अंत तक इसकी जानकारी लेंगे और आपको कभी भूलेगा नहीं। आराम से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले, वन्य जीव को पढ़ने से पहले आप देख लीजिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1972 में आया था, ठीक है ना, 1972 में। इसके तहत यहां पर देखा जाता है भारत में कितने तरीके से जो है वन्यों को संरक्षित किया जाता है। आइए उसको देख लेते हैं। तो यहां पर हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। जो वन के जीवों को संरक्षित किया जाता है 3 तरीके से। यहां पहले लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो आप जानते हो, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और यह है वन्य जीव अभयारण्य। एक आपका है जैव मंडल, ठीक है ना। एक आपका है जैव मंडल। इतने तरीके से बांट सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये जो नेशनल पार्क होता है ना, ये जो नेशनल पार्क होता है, अगर इनकी संख्या देखेंगे पूरे भारत में लगभग 105 के करीब है, 105 है, ठीक है ना, 105। और यहां पर देखेंगे ये पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के। ये पूरी तरीके सरकार के नियंत्रण में होता है। इसका एक निश्चित भूभाग होता है, इतने स्क्वायर के अंदर, जो वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्र रहता है। और पूरा रखरखाव इसका टोटल किसकी जिम्मेदारी होती है? वो सरकार के अंदर होता है, ठीक है ना। इसमें कोई निजी क्षेत्र नहीं होता। अगर हम यहां देखेंगे वन्य जीवों के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, इनकी जो संख्या होती है पूरे भारत में, इनकी संख्या है 551 पर है। अगर देखेंगे जमीन कितने लिए हैं तो 3.62% ये जमीन पूरे भारत का लिए हैं। इनमें देखेंगे तो ये सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी देखा जाता है। ये निजी क्षेत्र वाले भी इसको संरक्षित करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए जैव मंडल में देखते हैं। जैव मंडल क्या चीज है? तो जैव मंडल आपका पूरे भारत में अगर देखा जाए, पूरे भारत में जैव मंडलों की संख्या है 18। ये जैव मंडल बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। अगर हम कहेंगे जैव मंडल, इसके अंतर्गत ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। इस जैव मंडल के अंतर्गत, एक जैव मंडल के ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही दूर तक होते हैं, बल्कि इनका भी कोई निश्चित नहीं होता भूभाग, इनका भी कोई निश्चित नहीं होता। इनका तो निश्चित होता है, लेकिन ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा होता है। और भारत में अगर देखेंगे सबसे बड़ा कौन था? सबसे पहला था आपका नीलगिरी। ये भारत का पहला था, प्रथम, ठीक है। इसको जानते रहिए आप लोग, ये भारत का पहला था। तो इतने तरीके से हम वन के जीवों को संरक्षित करते हैं भारत में कि इतने तरीके से कहां कौन रहते हैं, और इसमें ज्यादा संख्या पाई जाएगी, इनमें कम पाई जाएगी, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम वन के जीवों का संरक्षण। वन जीवों का संरक्षण में देखेंगे तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पढ़ रहे थे। अब हम उत्तर प्रदेश, पहले आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड से अलग नहीं हुआ था। तो जो पहला उत्तर प्रदेश का था, तो उसके हम बारे में जान लेते हैं। अब तो अलग ही हो गया है, 2000 से अलग हो गया है उत्तराखंड। लेकिन जो उत्तराखंड में बना था आपका जिम कॉर्बेट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। आइए इसकी कहानी अच्छे से हम जानते हैं, इसकी राज क्या है, इसके पीछे के पूरा डिटेल में जानेंगे आराम से, ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये उत्तर प्रदेश से जब अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश का पहला माना जाएगा। बल्कि उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आया था अस्तित्व में, आप जानते हैं, ये आया था 1936 में, ठीक है ना, 1936 में। आप जानते हो इस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों के शासन के ही समय में यह अस्तित्व में आ गया था। कैसे आया था अब जानिए। अब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पहले नाम था, सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहला जो नाम था उसको कहते थे हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क।
इस नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमने इसका नाम रखा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क के बाद फिर से क्या बन गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद आज की डेट में, आज एकदम तत्काल के करंट में इसका वापस से नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है ना। तो ये नाम कैसे चेंज होता है, पहले आइए इसको देख लेते हैं अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये नाम, इसके पहले जो पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली क्या, हेली ये कौन था, ये गवर्नर था। ठीक है ना। ये तत्कालीन स्थानीय, तत्कालीन क्या था, इस समय का गवर्नर था। इसने जो है जैविक उद्यान इसी ने घोषित किया था। इसका पूरा नाम था, इसका पूरा नाम मैल्कम हिलेरी था, इसका पूरा नाम। इसने क्या किया था, इसने घोषणा किया था किसकी, इसने घोषणा किया था जैविक उद्यान के रूप में। तो इसने घोषणा की थी, इसीलिए इसी के नाम पर उस समय रख दिया गया था। ठीक है ना, इसी के नाम पर रख दिया गया था। तो इसके बाद जब देश आजाद हुआ, जब देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद जो है अंग्रेज जब यहां से चले गए तब नाम चेंज किया गया। इसकी अगर लोकेशन देखेंगे, ये है कहां, ये देखिए गढ़वाल और कुमाऊं। ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में। और रामगंगा नदी के आपका क्या बसा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है ना। और अगर देखेंगे, अच्छा जिला कौन सा है, तो जिला आपका ये कौन सा है, तो नैनीताल, उत्तराखंड का फेमस जिला है ये नैनीताल। ठीक है ना। तो जिम कॉर्बेट नैनीताल जो है, मतलब नैनीताल के अंदर ये है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसके नाम से तो हो गया था क्योंकि इसने घोषणा दी थी। तो इसके नाम तक, इसका नाम कब तक चला, तो अभी बताए आजादी तक चला, क्योंकि यहां से लेकर 1936 से आजादी तक इसी का नाम था। ठीक है ना, इसी के नाम से। लेकिन आजादी के बाद जब रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा, इसका नाम आजादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क ये चला। आजादी के बाद क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। और कब तक चला, तो आप कह सकते हो 1957 तक। 1957 तक क्या था, रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 के बाद 1957 से इसका नाम क्या पड़ गया वापस से, आप कह सकते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इनके नाम पे क्यों रखा गया, ये कौन थे, क्यों रखा गया जिम कॉर्बेट, आइए इसको अच्छे ढंग से हम समझते हैं। ठीक है ना। ये जिम कॉर्बेट कौन थे, इनके नाम पर क्यों रखा गया, तो पहले हम ये बता दें, जिम कॉर्बेट इनके नाम, तो ये कौन थे, इनके नाम पे क्यों रखा गया, आइए हम जानते हैं। देखिए ये थे, पहली बात तो ये थे शिकारी। जिम कॉर्बेट क्या थे, एक शिकारी थे। शिकारी के साथ साथ क्या थे, शिकारी के साथ साथ ये थे लेखक। क्योंकि शिकार करने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख दी। ठीक है ना। अच्छा शिकारी कैसे थे, शिकारी थे, उसके बाद भी इनको इतना सम्मान क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है उस समय इन्हीं जंगलों से, यानी उत्तराखंड के जो भी जंगल थे, यहाँ के जितने आदमखोर बाघ थे, उनको क्या करते थे, ये उनका शिकार करते थे। आदमखोर बाघों का शिकार करते थे, जो इंसान और जानवरों के बीच का जो संघर्ष है ना, उसको कम करने का काम इनका था। इसीलिए इनको क्या कहा गया, बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया, ताकि एक बहुत ही बाघ को मारते थे, जबकि उस समय के बाघ एकदम किलर की तरह पेश आते थे कि गांव में रात को घुसकर किसी के घर से जानवर उठा ले जाना, बकरी है, ये सब बछड़े, इनको उठा ले जाना, या फिर इंसान को भी पाते थे वो बाघ हो तो उठा ले जाते थे, टाइगर। ठीक है ना, उठा के ले जाके उनका ये शिकार करते थे, जो नुकसान पहुंचाते थे, यानी कि इंसान और जानवरों के बीच में संघर्ष क्या हो, कम हो। हालांकि ये बहुत ही जानवरों से प्यार भी करते थे, क्योंकि इनकी जिंदगी जंगलों में ही रहती थी, ये जंगल में ही निवास करते थे। मरते
मरते दम तक इनका जो है, इनकी जो है डेड हुई जंगल में ही इनका देहांत हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जानवरों से नफरत करते थे, उन्हीं जानवरों को मारते थे जो आदमी मतलब कि जो नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है ना। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। इनको कहा जाता है गोरा साधु। इनको कहा जाता है गोरा साधु। गोरा का मतलब अंग्रेज थे, ठीक है ना, साधु नाम दिया गया, गोरा साधु इन्हीं को नाम दिया गया, ठीक है ना। गोरा साधु, गोरा साधु इनका नाम था, उपनाम था, इतना आप लोग याद रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो भारत में ही हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था विलियम कॉर्बेट, इनका नाम था इनके पिताजी का, वो भी भारत में ही थे। वो जो है डाक खाना में जो है नौकरी किया करते थे। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था जेलन कॉर्बेट था, इनकी माता का नाम जेलन कॉर्बेट था, वो भी भारत में ही थी। और सबसे ज्यादा योगदान जो था इनके सिस्टर का था। कहा जाता है कि इनकी जो बहन थी, इनकी बहन का बहुत ही इनकी बहन ने इनका हेल्प किया था, बहुत ही ज़्यादा इनको सहयोग किया था इनकी सिस्टर ने, ठीक है ना। माना जाता कई भाई बहन थे, लेकिन इनकी कहानी अलग है। इनकी कहानी जो है पूरे विश्व में फेमस है। और आप देख ही रहे हैं कि भारत में जो है सम्मान दिया गया इनको, किस नाम से, जिम कॉर्बेट नाम ही रख दिया गया था। हालांकि आज तो हट ही गया है। आइए देखते हैं इनकी फिर जो है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए छोड़कर, जब देश आज़ाद हो गया और ये अंग्रेज छोड़कर चले गए, और जब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो कॉर्बेट भी यहाँ से चले गए। और जब कॉर्बेट यहाँ से चले गए तो ये कहाँ चले गए, तो ये केन्या के जंगलों में जाकर रहने लगे। तो केन्या के जब जंगलों में जाकर रहने लगे, वहां काफी समय तक, बहुत ही समय तक रहे, ठीक है ना। केन्या के जंगलों में कुछ समय तक रहे, मतलब यहां से जाने के बाद आजादी के डायरेक्ट वहीं पहुंचे, क्योंकि जंगल से इनको इतना प्रेम हो गया था और जीव जंतुओं से इतना प्रेम हो गया था कि ये गांव में रहते ही नहीं थे या शहर में। तो यहां से जब निकले वहां भी जंगल में ही पहुंच गए और यहां भी रहते थे। हालांकि जब वहां पहुंचे, इनका ये पेड़ पे ये घर बनाकर रहना शुरू किए, मतलब जंगलों के पेड़ों पे घर बनाकर रहे। वैसे भी पहचानने के लिए बहुत ही जीव जंतुओं को ये पहचानने लगे थे। आज की डेट में तो संरक्षित किया ही गया है बहुत चिड़िया पक्षियों को। तो हालांकि आप अगर डायरेक्टली देख लेंगे तो नाम नहीं बता सकते कि ये कौन सी चिड़िया है, लेकिन इनका इतना अनुभव था कि बता ले जाते, ठीक है ना, बता ले जाते थे। और केन्या में पेड़ों के ऊपर जो है झोपड़ी डालकर ये रहा करते थे। बल्कि स्वास्थ्य इनकी हालात थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ होने के कारण इनके क्या हुई, ये जो है इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है ना। यही केन्या में 1956 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, यही इनका देहांत हो गया। और जिस बंदूक से ये शिकार करते थे, ठीक है ना, जिस बंदूक से ये शिकार करते थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में आज भी वो बंदूक को संरक्षित मतलब रखा गया है, जिस बंदूक से ये शिकार करते थे, ठीक है ना, जिस बंदूक से। इसीलिए देखो इनका नाम गोरो साधु कहा गया, गोरो साधु, ठीक है ना। अच्छा ही काम करते थे और इस तरीके से इनका जीवन रहा। तो अब देखेंगे, हमने कहा था आपको ये एक तो शिकारी थे, शिकारी तो हमने बता दिया, इसके साथ क्या थे, लेखक थे। अपने जीवन की जो घटनाएं हैं ये अपने किताबों में लिखते गए। जैसे जिस तरीके से टाइगर को ये मारते थे, शिकार करते थे, किस तरीके का रहता था, वहां के लोग, स्थानीय लोग कितने परेशान थे, क्या था, पूरा डिटेल वो जो है किताबों में लिखते थे। जैसे इनका जो पुस्तक है फेमस वो है द ईट्स ऑफ कुमायूं। कुमायूं एक स्थान है, देखिए यहां पर लिखे हैं कुमायूं, गढ़वाल और कुमायूं के बीच में रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ था क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके नाम से इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक इन्होंने लिखा 1944 में। उसके बाद इन्होंने लिखा मैन ईटिंग लेपर्ड एट रुद्रप्रयाग, और यह पुस्तक इन्होंने लिखा 1948 में। अच्छा, इस पुस्तक की खास बात क्या थी कि रुद्रप्रयाग में एक बहुत ही खतरनाक बाघिन थी जो वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ही परेशान किया करती थी। उसको भी इन्होंने मार गिराया था, वहां भी इन्होंने उसको मार गिराया था, और उसका जो है जानकारी इस किताबों में उन्होंने
लिखा है। उसके बाद इनकी पुस्तक एक बहुत ही फेमस है, माई इंडिया। माई इंडिया के इन्होंने कब लिखा था? 1952 में माई इंडिया इन्होंने लिखा। और उसके बाद इन्होंने लिखा जंगल जंगल लॉर को लिखा 1953 में। उसके बाद लिखे ये द टेम्पल टाइगर इन्होंने लिखा 1954 में। और एक और पुस्तक है ट्री टॉप्स, ये इन्होंने लिखा 1955 में। इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने अपने जीवन में लिखी, बहुत सारी लिखी, ये इनके प्रमुख माने जाते हैं। एक पुस्तक इनकी थी बैचलर ऑफ पवलगर। ये पवलगर इन्होंने इसलिए लिखी थी कि इस दौरान पवलगर इसमें जो है इन्होंने ये जानकारी मिली है, इन्होंने बताया कि एक जीवन में इनका पवलगर में ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो एक्सीडेंट हुआ था, उस समय इन्होंने एक बहुत ही बड़े टाइगर का जो है शिकार किया था। हालांकि ये जानबूझकर उसको नहीं मारे थे, वो शिकार कुछ और कर रहे थे, लेकिन लग उसको जाकर गया था। बहुत ही लंबा चौड़ा था वो, ठीक है ना। और इसके दौरान क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। इसके भी बारे में उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है ना। बहरहाल आप जानते हैं राष्ट्रीय टाइगर जो आपका संरक्षण है 1973 में आया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973 में आया था। तो ये था हमारा किसके बारे में? जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट की कहानी ये पूरी थी। इसके दौरान ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया था 1957 से, ठीक है ना। आज़ादी के बाद क्या, 1936 में क्या था? तो आप कहोगे हेलिन नेशनल पार्क। आज़ादी के समय क्या बना? तो कहोगे रामगंगा नेशनल पार्क। कब तक था? तो 1957 तक था। उसके बाद क्या नाम बना? तो उसके बाद नाम बना इनके सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। यह नाम दिया गया। और आज की डेट में, आज अभी जल्दी हाल ही में यह नाम क्या कर दिया गया है वापस से? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। ये सब घटनाएं हैं। आइए अब देखते हैं हम। तो ये सब उत्तर प्रदेश का ही था तब हिस्सा, मान लीजिए अब तो अलग हो गया है, तो इसीलिए। और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो हम आइए पढ़ते हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर देखा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 586 पक्षियां पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है यहाँ पर 488 पेड़ पौधे। बांस, आप जानते हो दुनिया की सबसे लंबी घास का क्या नाम है? बांस है। और सबसे लंबी घासें पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप के, जो अफ्रीका महाद्वीप है उनके बड़े बड़े जंगलों में पाई जाती है। और यहाँ पर बांसों की जो प्रजाति है, लगभग 30 प्रजाति बांसों की पाई जाती है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। बफर जोन में आपको घुमाया जाता है जिप्सी से, और एक बफर जोन है और सफारी जोन है, यहाँ तक घूम सकते हो, लेकिन इससे आगे आप नहीं घूम सकते, इसका खतरा है। इसके आगे सिर्फ सुरक्षा वाले ही जा पाते हैं। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और जैसा कि आप जानते हो, कोई भी अगर नेशनल पार्क है उसको बढ़ाने के लिए जीव जंतुओं का रहना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का देन रहता है कि जो है नेशनल पार्क, क्योंकि ये जब था तो 500 के प्लस में था, 500 वर्ग किलोमीटर में था। आज की डेट में कितना हो गया है ये तो लिख लो। आज की डेट में ये लगभग हो गया है 1300 वर्ग किलोमीटर में। अगर एक्चुअली एकदम करेक्टली पूछेगा, कहीं कहीं आपको मिलता है 1288 वर्ग किलोमीटर में आज की डेट में हो गया है। बढ़ता गया 500 से पहुंच गया कितना? 1288 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं में आपको मिलता है 1316 मिलता है, 1300 मिलता है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, ये याद रहना चाहिए। तो यहां पर आप जानते हो कि हाथी का काम क्या है, कि आप हाथी कहते हैं कि हाथी इतनी ज्यादा चलती है, उसके बाद भी बहुत हैवी रहती है, कभी दुबली नहीं होती। जाहिर सी बात है, हाथी लगभग 15 से 16 घंटा चलती है, 24 घंटा में, एक दिन में लगातार। और यहाँ घूमने वाले बताते हैं, जो जाते हैं घूमने के लिए, कि जाते हैं कि हाथी ज़्यादा डर रहता है। क्यों? हाथी अपने हथनी जो रहती है ये काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर सीरियस रहती है, बचाने के लिए, पालने के लिए, क्योंकि साथ छोड़ती नहीं है। और जो हाथी अकेले रहते हैं वो हाथी 100% ये मान के चलो कि बहुत खतरनाक रहते हैं, क्योंकि वो झुंड में नहीं रहते। जो झुंड में रहते हैं काफ़ी कुछ रियायत है, लेकिन जो अकेले रहेगा वो बहुत खतरनाक। और जो टाइगर होते हैं वो बड़े, मतलब दिखना नहीं चाहते, इंसानों के सामने आना नहीं चाहते जल्दी।
बहुत ही छिपछिपा के रहते हैं, थोड़ा शर्मीले टाइप में होते हैं, बहुत ही छिप के रहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई जंगली मतलब टाइगर ना मिल जाए, इसलिए वो भी मनाते हैं सुबह सुबह कि आज हमें 2 पैरों वाला जानवर ना दिखे, जैसे हम सोचते हैं 4 पैरों वाला जानवर। वो भी डरते हैं, ठीक है ना। और उनका काउंट भी होता है, क्योंकि इस नेशनल पार्कों में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारा जो फिंगर है ना, एक आदमी का फिंगर कभी एक दूसरे से नहीं मैच करता, उसी तरीके से इन टाइगरों के बॉडी पर एक लकीरें होती हैं, वो लकीरें एक दूसरे से कभी मैच नहीं करती, इसीलिए गिनती उसी के माध्यम से गिनती की जाती है। जो है 2 कैमरे लगाए रहते हैं 2 तरफ से, अगर कोई रास्ता यहाँ पर है तो इधर इधर 2 तरफ से इस तरफ से कैमरे लगाए रहेंगे उसको गिनने के लिए, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर कितने मतलब टाइगर हैं, इसी के अनुसार हम भारत में जो आंकड़ा निकलता है गिनकर, यही आंकड़ा निकलता है। आइए अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है, इतना फेमस है, उसको देखते हैं। आइए चलिए, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में है प्रेजेंट में नेशनल पार्क, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थी जिम कॉर्बेट की कहानी, जिम कॉर्बेट की, इनके बारे में मैंने आपको बताया। आज भी आप देख सकते हैं, तो अंग्रेजों द्वारा जो बनाया हुआ सिस्टम है, आज भी उस पर इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं और इतनी इमारतें बनाकर चले गए हैं कि अपने स्थान पर पूरा अटल एकदम खड़े हैं, हिले नहीं हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा या फिर अभी देखा जाए तो 40-40 साल, 50-50 साल जाते जाते क्या हो जा रहा है, सब सिस्टम खराब हो जा रहा है, सब बिगड़ जा रहा है, जो भी बनाया हुआ सिस्टम। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया, आज भी उस पर ट्रेनें दौड़ रही हैं, बहुत सारे पुल ऐसे बना दिए गए हैं कि एकदम टस से मस नहीं हो रहे हैं और खराब होने का नाम भी नहीं ले रही हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है, प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा उद्यान, ठीक है ना, नेशनल पार्क। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ये प्रदेश में है कहां, तो पहले ये देख लेंगे। ये आपका पड़ेगा तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र कहां है, तराई क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश और किसका, नेपाल का बॉर्डर है। अब वहां पर कौन सा जिला है, तो आपका है लखीमपुर और पीलीभीत, यहां पर पड़ेगा आपका दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, दुधवा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की अगर हम लंबाई, इस नेशनल पार्क की अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 490 वर्ग किलोमीटर में, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहां पर जो प्रमुख है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो बाघ और बारहसिंघा के लिए फेमस है। तो हमारा जो ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये बाघों के लिए, बाघों और किसके लिए, बाघों और बारहसिंघा के लिए फेमस है, इसके लिए फेमस है, बारहसिंघा के लिए। अब यहां पर देखेंगे अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में जब आया ये, तो इसका नाम था दुधवा पशु विहार। तो दुधवा पशु विहार जब ये अस्तित्व में आया, ये आया 1968 में, 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से, ठीक है ना, दुधवा पशु विहार। और नेशनल यानी कि राष्ट्र स्तर पर, यानी नेशनल स्तर पर कब आया, तो नेशनल स्तर पर आया 1977 में, ठीक है ना, 1977 में। तो 1977 से हमारा ये जो है दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। वैसे कि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत ही सारे हैं, लेकिन ये यहाँ के जो सबसे ज्यादा फेमस है वो बाघ और क्या है, बारहसिंघा है।
यहाँ पर अगर देखा जाए क्या क्या पाए जाते हैं तो आपको बारहसिंगा पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, और गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। हाथी यहाँ पर हाथी रहती है, हाथी भी इस नेशनल पार्क में है। भालू इस नेशनल पार्क में है। अजगर इस नेशनल पार्क में है। घड़ियाल, मगरमच्छ इस नेशनल पार्क में है। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टोटल पक्षियों की प्रजाति कितनी है? यहां पर पक्षियों की प्रजाति है 450। जो पक्षियों की प्रजाति है, पक्षियों की प्रजातियां है 450। और यहां पर अगर जंगल देखेंगे कैसा जंगल है ये, तो यहां पर जो घने जंगल है वो साल के वृक्ष और बड़े बड़े घास हैं, बहुत ही बड़े बड़े घास हैं, कटीले हैं और अच्छे भी हैं, बहुत सारे घास हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार के बारे में। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो वन्य जीव विहार है ये कब बनाया गया? वन्य जीव विहार, जीवों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य सरकार ने कब 1956 में क्या बनाया? वन्य जीव विहार 1956 में। इसी के माध्यम से पहला जो वन्य जीव विहार था प्रदेश का, पहला जो वन्य जीव विहार था उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार अगर देखेंगे कितने में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है आपका 78 वर्ग किलोमीटर में, 78 वर्ग किलोमीटर में। और ये है किस जिला में? ये आया अस्तित्व में कब? तो ये आया आपका 1957 में, और ये है आपका ललितपुर में नहीं, ये है आपका चंदौली जिले में है। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार जो है कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, 78 वर्ग किलोमीटर में है, 1957 में यह बनाया गया। तो ये किस जिले में है? चंदौली जिले में है। तो पहला है उत्तर प्रदेश का। अब हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं सबसे छोटा जो आपका वन्यजीव विहार है उसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है ना। वन्यजीव विहार ये कब सबसे छोटा है? तो कितना है ये? 5.4 वर्ग किलोमीटर में। अस्तित्व में कब आया? तो ये अस्तित्व में आपका आया कब? तो ये आया आपका 1977 में। उसके बाद 1977 में आया। और किस जिले में है? पूछेगा किस जिले में है? तो ये आपका है ललितपुर। आप जानते हो जो ललितपुर है वो तीन तरफ से किससे घिरा पड़ा है? मध्य प्रदेश से घिरा पड़ा है, ठीक है ना। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ क्या है? ललितपुर। और ये आपका चंदौली तो आपका बिहार के साइड में पड़ेगा, बिहार के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश का जिला है। अब देखेंगे प्रदेश का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे, प्रदेश का, ये सब है प्रदेश के, प्रदेश के, प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे छोटा, ठीक है ना, और प्रदेश का पहला, प्रदेश का पहला, ये प्रदेश का चंद्रप्रभा पहला है, सबसे छोटा ये है, और सबसे बड़ा हस्तिनापुर है। ये अस्तित्व में, ये कब बना? 1986 में। अगर इसका देखेंगे कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये है आपका 2073 वर्ग किलोमीटर में, 2073 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर में। अब देखेंगे इससे प्रभावित यानी कि इससे सटे हुए जिले कौन से हैं, तो इससे सटे जो जिले आते हैं आपके, जिससे आते हैं, इससे सटा जिला आता है मेरठ, मेरठ आएगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के हापुड़, हापुड़, अमरोहा, अमरोहा, ठीक है ना, मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा, अमरोहा, बिजनौर, बिजनौर, ये सब जिले इसके सटे हुए जिले हैं। क्योंकि है बड़ा लंबा ना, देखो 2073 वर्ग किलोमीटर में है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, तो ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के कितने वन्यजीव विहार हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार है, तो लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में कुल 12 वन्यजीव विहार है, 12 वन्यजीव विहार है, यहां पर 12 वन्यजीव विहार है, इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। बहरहाल आपका वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगला आपका जो पक्षी विहार है, अगला आपका पक्षी विहार है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।